मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद दे देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी तरह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे ये महसूस हो जाता है कि मेरे दर्शकों की कुछ ना कुछ ज्ञान की वृद्धि हो रही है। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से मिला हुआ है और मैंने अनुभव में डाला है। आज हम बात करेंगे एक स्त्री और पुरुष की दोनों की कुंडली में, जिनकी शादी भी होकर के 22-23 साल हो गए। पुरुष की आयु लगभग 50 वर्ष है तो स्त्री की आयु लगभग 46 वर्ष की है, 46-47 वर्ष की है। स्त्री का बोर्न 1979 का है तो पुरुष का 75 का है। शादी भी बड़े धूमधाम से हुई और शादी के बाद घरेलू झगड़े भी अच्छे हुए। निचोड़ यह निकला था कि लड़की को उसके सास ससुर का कोऑपरेशन नहीं था। वो एक कहने वाली बात है। दोनों के ग्रहों में कुछ ना कुछ कमी है। दोनों के ग्रहों में कुछ ना कुछ कमी है। तभी तो देखिए, उस भगवान की माया, 2 बच्चे भी हो गए और आज बच्चे वो 10वीं 12वीं क्लास में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन पति पत्नी अलग रहते हैं और अलग एक जगह पे भी नहीं है। एक उत्तर में तो एक पश्चिम में या दक्षिण में ऐसे रहते हैं। दोनों अपना प्राइवेट जॉब कहीं करते हैं और कभी जब दिल किया 2-4 साल में तो ऐसा नहीं है, पुरुष अपने बच्चों के पास जाता भी है, मिल के भी आता है, 10-15 दिन निकाल के भी आता है। मतलब अलग भी है और तलाक भी नहीं है। इस किस्म की स्थिति ग्रहों ने पैदा की है। अब बच्चे जब बड़े हो गए तो मोह भी होना स्वाभाविक है। उधर स्त्री ने भी समझौता कर लिया, भाई अपने काम करना है तो खाने का है। तो क्या उनके ग्रह योग हैं जो उनको एक दूसरे को साथ रहने के लिए, मतलब दूर रहने के लिए मजबूर करते हैं। गलती किसी की नहीं है, सिर्फ ग्रहों का प्रभाव है। हम अभिभावक की गलती बताते हैं कि भाई शादी से पहले ये करना चाहिए था, देखना चाहिए था ना, लेकिन अपना प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। जिसको भगवान ने राह अच्छी देनी होती है तो उसको थोड़ा से माइंड भी डाइवर्ट कर देता है। अब वो अच्छा मार्ग पकड़ लेता है, उससे सम्मिलित उपाय कर लेता है और दोष निवारण कर लेता है तो राह आसान भी होती है। मैंने खुद देखा है अपने अनुभव में। ऐसा नहीं कि आसान नहीं होती है, लेकिन उसी की होती है जिसका परमात्मा चाहे। जिसका नहीं चाहे तो कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी हम मनुष्य योनि में है, हम कुछ नहीं कर सकते, कर्म कर सकते हैं, फल तो वो परमात्मा देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस स्त्री की कुंडली में क्या ग्रहों का दोष है और पुरुष की कुंडली में क्या ग्रहों का दोष है जो दोनों को इकट्ठा नहीं रहने देता। दर्शकों, पहले पुरुष की कुंडली लेते हैं। पुरुष का जन्म 1975 का है। कृष्ण पक्ष द्वादशी, नक्षत्र पुष्य, चंद्र 3, वार बुधवार, वर्ण विप्र, वश्य चंचल, योनि मेष, गण देव, नाड़ी मध्य, राशि कर्क है। तुला लगन की कुंडली, तुला लगन के 21 डिग्री 58 मिनट है और द्वितीय भाव में राहु 2 डिग्री 5 मिनट पर है। सप्तम भाव में राहु 0033 डिग्री पर है। अष्टम भाव में केतु 2-5 और मंगल 17-49 है। सप्तम से मंगल अष्टम भाव में है। दसम भाव में चंद्रमा शनि का विषयोग है। चंद्रमा 10 डिग्री 25 मिनट है, शनि 5 डिग्री 3 मिनट है। एकादश भाव में सूर्य 16-35 डिग्री, शुक्र 6-9 वक्री है। उदय होने ही चला है, लेकिन सिंह राशि में सूर्य हो तो उसको तपत तो लगती है, सूर्य के साथ में है, थोड़ा सा प्रभाव कम देगा। और बुध भाग्य भाव का स्वामी द्वादश भाव में उच्च राशि में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। हम D9 में जाते हैं तो D9 में बुध और गुरु यहां पर लगन में है और जब बुध और गुरु लगन में हो जाते हैं, नवास के 1000 दोषों को भी दूर कर देते हैं लगन में। लेकिन मंगल, लग्नेश मंगल तीसरे भाव में है
खास बात ये, चतुर्थ भाव में राहु शुक्र नहीं है। अगर किसी भी वर्ग में देखना है तो सुख देखना है तो चतुर्थ भाव से देखना। चतुर्थ भाव में राहु है, वो सुख नहीं है, राहु केतु का प्रभाव है। D9 में भी सुख नहीं है, सीधी सी बात है। चतुर्थ भाव को देखिए, यहां पर बुध और गुरु है और इन्हीं के बदौलत बुध गुरु यहां पर बैठे हैं लगन में। तो नवास कुंडली का जो D9 है वो वैवाहिक सुख देने वाला था। बुध गुरु बैठे हैं, इसीलिए समय समय पर पति पत्नी मिल भी जाते हैं, साल 2 साल में कभी 10-5 दिन के लिए मिल भी जाते हैं। ये गुरु और इसकी मेहरबानी है। दूर रखने के लिए राहु यहां पर सुख नहीं दे रहा है। D30 में देखते हैं, D30 में भी चतुर्थ भाव पीड़ित है। बुध उच्च का तो है लग्नेश, लेकिन चंद्रमा शनि का यहाँ पर विषयोग बन रहा है, मंगल भी देख रहा है, तो यहाँ पर भी D30 में भी परेशानी है। आपको D30 का और लगन का कुंडली का देखने के सिर्फ 2-3 पॉइंट देखने हैं। D30 का लगन और लग्नेश की स्थिति क्या है, चतुर्थ भाव की स्थिति क्या है, और D30 का छठा, आठवां, द्वादश भाव में जो राशि है उसका लगन तो नहीं है, और जो D30 का छठा, आठवां, दसम भाव में जो राशि है उसके स्वामी की कहीं दृष्टि तो नहीं है लगन पर, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। चतुर्थ भाव इसका भी पीड़ित है, मतलब सुख नहीं है, सीधी सी बात है, सुख नहीं है। ये बात आई। विष नवास में गुरु आ गया, गुरु यहां पर विष नवास में आ गया, सूर्य भी विष नवास में आ गया अपनी राशि में, और केतु भी विष नवास में आ गया, और पुष्कर नवास में राहु आ गया। तो राहु से पहले ही से बलवंता था तो और आ गया। ये ग्रहों की स्थिति आई, पुरुष की जाति पे लेगा। और अष्टकूट मिलान में देखते हैं तो योनि दोष है, ग्रह मैत्री अच्छा है, 5 से 5 मिल रहा है। नाड़ी मध्य है, नाड़ी मध्य नाड़ी का दोष है, कुल मिलान गलत किया गया। मध्य नाड़ी स्त्री के लिए बड़ी हानिकारक होती है। 15 में से 5 गुण मिले। गुण मिलान एक सटीक एक प्रक्रिया है, लेकिन ग्रहों की स्थिति देखना अनिवार्य है। गुण मिलान में भी अगर आप देखते हैं तो सिर्फ ग्रह मैत्री और नाड़ी के, ग्रह मैत्री 5 मिल जाए, नाड़ी के 8 मिल जाए, 15 गुण मिल जाए। तो ग्रह मैत्री जब अच्छा हो जाता है तो ये भुकुट गण, ये योनि बोनी, ये सब अपने आप इनका परिहार हो जाता है, फिर किसी की जरूरत नहीं है। मैंने 13 जो गुण मिलते हैं मैं अपनी सहमति दे देता हूं कि आप व्यवहार कर सकते हो। ग्रह मैत्री के 5 और नाड़ी के 8, 13, लेकिन ग्रह दोष नहीं होना चाहिए। इसके ग्रह दोष मैंने आपको सारी रूपरेखा बता दी। अब स्त्री की बात करते हैं। शुक्ल पर 2 का नक्षत्र पूर्व फाल्गुन, 4 बार शुक्रवार, वर्ण क्षत्रिय, वश वंचर, योनि मूषक, गण मनुष्य, नाड़ी मध्य, राशि चिन्ह है। धनु लगन उद्वा 4 डिग्री 28 मिनट लेकर के है, केतु 15 डिग्री लेकर के है, और मंगल 16-18 लेकर के है। बुध पंचमेश और दशमेश चतुर्थ भाव में है, गुरु के साथ में है, गुरु लग्नेश है और चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च राशि में है। बुध यहां पर है, सप्तमेश अच्छे स्थान पर है, कोई चरित्र की हानि नहीं है। शुक्र यहां पर अस्त है, शुक्र सूर्य से अस्त है और गुरु भी अस्त है। जब शुक्र अस्त हो गया तो अपने आप दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, और गुरु भी अस्त हो गया। लेकिन गुरु अस्त होने से, और जब D9 देखते हैं, D9 में गुरु और सूर्य का अंतर है, 4 अंतर है, तो प्रभाव देगा। लेकिन D9 में सूर्य के साथ, जहां पर भी D1 में भी सूर्य के साथ शुक्र है, अस्त है, क्यों 7 डिग्री और 6 डिग्री यहां पर भी अस्त है, तो शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त हो गया तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई, जीवन नरकतुल हो गया, कन्या का शुक्र अस्त हो गया। पंचम भाव यानी पंचम राशि में सूर्य अपनी राशि में, 9 भाव में राहु से पीड़ित है, राहु और सूर्य का ग्रहण योग बन गया। शनि भी यही है, शापित योग भी बन गया, और चंद्रमा भी यही है, चंद्रमा राहु का भी ग्रहण योग हो गया, 50 योग बन गया। इसके 9 भाव में कितने योग बन गए? शनि राहु का शापित योग, सूर्य का ग्रहण योग और चंद्र राहु का 50 योग। पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का फल
प्रभाव लेकर के आई है, इनके कोई पूर्व जन्म के वंशज ने जो ऐसा काम किया है और जो जातिका को 7 साल के श्राप मिला हुआ है, कुंडली में श्राप मिला हुआ है। बुध इसका भी अच्छा है, 10वें भाव का स्वामी या लग्नेश के साथ में है, और यह जातिका अपने प्राइवेट फील्ड में कहीं शिक्षक का काम करती थी। गुरु अष्टम भाव में उच्च राशि में आ गया, 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी भी आ गया और बुध भी आ गया। जातिका खुद भी चरित्रवान है, जातिका का पति भी चरित्रवान है कुंडली के आधार पर। यह भी समस्या है। अब D9 में देखते हैं तो D9 में जैसे मैंने बताया, लग्नेश वृषभ लगन हुआ और शुक्र अस्त है, सुख नहीं। चतुर्थ भाव में राहु आ गया तो सुख नहीं, दाम्पत्य सुख नहीं। क्यों? D9 स्पेशली पति पत्नी का विवाह का तो है ही, इस लगन से बता देता। लगन का स्वामी सूर्य के साथ में है, यहां पर भी अस्त हो गया तो सुख नहीं, और चतुर्थ भाव में राहु आ गया। D30 दर्शकों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको काफी लोग डिनाइड कर देते हैं, मतलब उसको देखते नहीं है। D13 से छठे भाव का भी भाव निकलता है, क्यों? छठा भाव जीवन साथी का द्वादश भाव है, सहवास सुख का भाव है। D30 भी देखना जरूरी है। D30 में लग्नेश मेष लगन का हुआ और मंगल यहां पर राहु की तुलसी पीड़ित आ गया, यहां पर अशुभता बात आ गई। और D1 का सप्तमेश यहां पर नीच राशि में आ गया, मतलब जातिका को दाम्पत्य सुख नहीं है। अब हमने जो एनालिसिस किया, अब उसका आप देखिए, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु विष नवास में है, हानि करेगा। शनि की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर है, 10वीं दृष्टि, सप्तम भाव की हानि हो गई, यानी सप्तम भाव की हानि हो गई तो पत्नी से दूर रहने का योग बन गया। सप्तम भाव पत्नी का है। मंगल तो यहां गया अष्टम भाव में, पीड़ित नहीं है। केतु और इसका 15 डिग्री अगर सप्तमेश पीड़ित नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में आ गया तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई। सप्तम भाव साथ नहीं रहने देता, यहां पर आ गया। सूर्य विष नवास में आ गया, जहां पर शुक्र जैसे मैंने बताया 6 डिग्री है, 16 डिग्री 10 डिग्री हुआ, थोड़ा सा कम है, वो कोई बात नहीं, चलो चलेगा। यहां पर D9 में देखते हैं तो शुक्र यहां पर इसे 4 भाव में आ गया है। D9 में थोड़ा सा सुख दे रहा है, लेकिन यहां पर समस्या ये आ गई, शनि की नीच दृष्टि आ गई और गुरु यहां पर विष नवास में बैठा हुआ है। यहां पर राहु पुष्कर नवास में है, बलवान है। राहु ने 9 दृष्टि से शनि को पीट दिया, चंद्रमा को भी पीट दिया, रोजगार खत्म हो गया। जबकि ये चंद्रमा शनि का विषयोग अपनी जगह पर है, लेकिन शनि कारक ग्रह है, पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी है, 10वें भाव में है, कारक ग्रह है, और चंद्रमा दशमेश के साथ में है, युति बना रहा है, एक अच्छा याजयोग बनता है। लेकिन राहु ने दोनों को पीट दिया, राजयोग की धज्जियां उड़ गई, कोई सरकारी जॉब नहीं, प्राइवेट सिर्फ हैंड टू माउथ ही रह गया। क्यों रह गया हैंड टू माउथ? एकादश भाव में सूर्य विष नवास में आ गया, आमदनी नहीं दे रहा है तो ये राजयोग क्या करेगा? सूर्य विष नवास में आ गया, सूर्य विष नवास में आ गया। केतु भी विष नवास में आ गया, केतु भी विष नवास में आ गया, तो यहां पर केतु का प्रभाव बुध के ऊपर भी जाएगा, भाग्य यानी भाग की हानि हो गई। पुष्कर नवास में राहु आ गया तो राहु बलवान हो गया, तो दोनों को पीट दिया उसने। मंगल बच गया, मंगल पीड़ित नहीं है किसी पाप ग्रह से, लेकिन शनि और चंद्रमा 9 दृष्टि से पीड़ित है, व्यवसाय की हानि, आमदनी की हानि। और यहां पर मंगल क्या करता है दर्शकों? ऐसा मंगल जो पुरुष की कुंडली में जो है द्वितीय भाव का सप्तम भाव का स्वामी है। ये पिन पॉइंट याद करने वाली बातें हैं, जो आपको नोट करने वाली बातें हैं कि तुला लगन में द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, अशुभ होता है, पत्नी के साथ साथ स्वयं के लिए भी मारक है। किसी भी कुंडली में द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी मारक होता है, द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मारक होता है, और ऐसा मंगल नरकुल जीवन देता है, कष्ट दे देता है, ये अशुभ है, अशुभ आ गया, यहां पर आ गया। और D9 D30 भी, D9 में भी
चतुर्थ भाव पीड़ित है और D30 में भी चतुर्थ भाव पीड़ित है, तो दाम्पत्य जीवन कोसों दूर चला गया। स्त्री की कुंडली में देखते हैं सप्तम भाव में मंगल दाम्पत्य जीवन और दैनिक रोजगार के लिए परेशानी देता है। पंचमेश है, द्वादश भाव का स्वामी है, लेकिन सप्तम भाव तो प्रेम का, मंगल तो ऊर्ज है, यहां पर मंगल शुभ प्रभाव नहीं देता। और फिर मंगल पर केतु की दृष्टि है और केतु राहु विष नवास में आ गए। केतु की दृष्टि है, यहां से भी सप्तम भाव में भी जीवन साथी को रहने नहीं देता, मतलब साथ नहीं रहने देता। जीवन साथी अष्टम भाव में चला गया, गुरु के साथ में है, अच्छा चरित्रवान है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल यहां से कोशिश करता है कि मैं धन को जोड़ लूं, लेकिन इतना नहीं कर पाता। परेशानी है तो उच्च दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। कहने का मतलब मंगल यहां पर अशुभ आ गया, केतु से पीड़ित आ गया, सप्तम भाव की धज्जियां उड़ गई। ये कुंडली मिलान मंगल के आधार पर भी गलत हुआ। यहां पर अष्टम में मंगल है, एक की कुंडली में अष्टम में मंगल है, दूसरी की में सप्तम मंगल है, कभी भी कुंडली मिलान मत करो। सप्तम अष्टम में दोनों का ऐसे कुंडली मिलान करो मत करो, बाकी जगह हो तो चल जाएगा। यहां पर प्रबल परेशानी आ जाती है, अशुभ होता है यहां पर। तो D30 में मंगल राहु और केतु से पीड़ित आ गया लग्नेश में, जहां पर भी कोई अच्छी बात नहीं बनी। और D30 में आ गया और D9 में तो ये लगन का भाव शुक्र यहां पर भी सूर्य के साथ आ गया और चतुर्थ में राहु आ गया, सुख कोसों दूर चला गया। केतु का प्रभाव मंगल पर है, यह आ गया। सप्तमें अष्टम भाव में है, गुरु के साथ है, अच्छा चित्त बता दिया। और गुरु और शुक्र दोनों अस्त है, कैसे मिलेगा? भाग्य साथ कैसे देगा? भाग्य के साथ में कैसे देगा? सूर्य राहु का गहन योग भी आ गया, शुक्र राहु का भूखंड योग भी आ गया, शुक्र अस्त हो गया, राहु के भी प्रभाव, सूर्य के भी प्रभाव में, शनि राहु भी स्थापित हो गया, चंद्रमा राहु भी 50 हो गया। सारे जितने भी ज्योतिष के अशुभ योग है वो सारे इसी में कुंडली में हो, सभी यहां पर हो गए। तो ये समस्या रही और नाड़ी मद आ गई। ये जीवन साथी जब कोई शुभ दशा आती है ना दर्शकों, जब शुभ दशा आती है तो ये पुरुष अपने बच्चों के पास आ जाता है और ये स्त्री अपने माता पिता के साथ गुजारा कर रही है, काम करती है, शिक्षक है, प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका है और 2 लड़कियां भी हो गई हैं जो कि अभी 10वीं 12वीं क्लास में है। अब लड़कियां बड़ी हो जाने के बाद में तो पिता का मोह थोड़ा सा जागता है, नाराजगी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब कोई शुभ दशा आती है तो महीना, एक आधा महीना, 10 दिन बच्चों के साथ रह कर चला जाता है। फिर कभी साल में आएगा, 2 साल में आएगा। रहते दोनों इंडिया में ही है, कहीं फॉरेन में नहीं है, ये भी एक बात है। लेकिन मिले तो तब ना जब ये मिलने दे। यानी स्त्री की कुंडली में मंगल केतु आ गया और गुरु और सूर्य अस्त हो गया, गुरु और शुक्र अस्त हो गया। मिले तब ना जब मिलने दे। यहां पर गुरु यहां पर आ गया, शनि का प्रभाव आ गया और ये है आमदनी नहीं। भाई बच्चों को रखना है तो आमदनी तो चाहिए, खर्चा निभाना पड़ेगा। अकेला आदमी तो जैसे तैसे भी अपना पेट गुजारा तो कर लेगा, इतना काम तो सभी हैंड टू माउथ दे देता है। इंजीनियर है, लड़का इंजीनियर है और बच्ची MA BEd है। शिक्षा में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है, किसी में भी कमी नहीं है। ना लड़की की गलती है ना लड़के की गलती है। कमी है तो गृह दोष की है, उनका प्रारब्ध की है। अगर माता पिता को ये पहले पता लग जाए, भाई पता भी उसी को लगेगा जिसको भगवान चाहता है ऊपर उठाना, और जिसको दंड देना चाहता है तो उसको भी माइंड डाइवर्ट कर देगा। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है। तो ऐसे मिलान अगर आप ये देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान करके कीजिए। इस तरह का लाइफ ना जीवन हो। अब 22-24 साल तो शादी को हो गए, जैसे तैसे दोनों हस्बैंड वाइफ मिलते हैं कभी साल 2 साल में, तो 2 बच्चे भी हो गए, बच्चे भी पढ़े, लेकिन फिर भी अलग के अलग। लेकिन इतना है, जब आता है साल 2 साल में 10-5 दिन के लिए बच्चों के साथ में, तो प्रेम पूर्वक रहता भी है बच्चों के साथ,
टेलीफोन से बात करता है लेकिन साथ नहीं है। क्या करता है क्या नहीं करता ना पूछती है, ना उसकी घरवाली पूछती है, ना वो बताता है आ गया मोस्ट वेलकम और चला गया तो भी अच्छा है। मतलब कोई सुख नहीं है। क्या इसको गृहस्थी जीवन कहा जाएगा? ये भी ऐसी भी चीज व्यवहार में देखने को मिलती है जो मैंने आज आपको एक पुरुष और स्त्री की कुंडली के बारे में बता दिया। आप ये देखिए किस तरीके से पति पत्नी दोनों रह रहे। आप अपने बच्चों की कुंडली, आपके भी बस की बात नहीं है, वो तो विधाता जब आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्सन करेगा तभी करोगे। समय से पहले ऐसे योगों का समय से पहले पितृदोष निवारण कर ले। और लड़की है तो कुंभ विवाह कर दें, लड़का है तो अर्क विवाह कर दें। और ऐसे जब अस्त होता है, कोई भी ग्रह अस्त होता है किसी में, अस्त हो या ना हो, मैं आपको ये सलाह दूंगा उदय होते हुए सूर्य को विधिवत अर्घ्य जरूर दें। पितृदोष का निवारण करें। जो शापित कुंडली है, 50 कुंडली है, उनका बिना निवारण किए हुए कोई गुजारा नहीं हो सकता। अगर आपको ये बहुत ही पारिवारिक वीडियो है, इससे कुछ शिक्षा मिलती है तो मैं कहूंगा आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि औरों का भी मार्गदर्शन हो। क्यों, अभी बच्चे चढ़ती उम्र है, कुछ नहीं पता लगता आगे होना क्या है, तो 1 से नहीं 3 से अध्ययन करा करके तब जाकर के फिर कहूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, जिन चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।